हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रफ्तार सीरीज के सेट नंबर 3 को, जो आगामी परीक्षाओं में होने वाले और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स हम। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम कितने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स देखिएगा, लास्ट में नहीं दिया है। ऑप्शन है अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन 2 है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की संरक्षता। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हम लोग के यहाँ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है हमारे संविधान की विशेषता। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। जो हम लोग का संविधान है ये लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। मतलब हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और उसकी सर्वोच्चता ऊपर मानी गई है। ये विभिन्न संविधानों के मूल तत्वों को ग्रहण करता है। मतलब ये दूसरे देशों के भी संविधानों के उनका जो अच्छा और मूल तत्व है उनको हमारा संविधान ग्रहण करता है। और नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है। मतलब यहाँ के संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब कि हम लोगों का जो राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट उसको बोलते हैं, मतलब राज्यों का संघ हम लोगों का है। सरकार की संसदीय रूप है, मतलब सरकार में संसद भी है। और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब सबको स्वतंत्रता समान रूप से मिली है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि यहाँ पे किसी एक धर्म को विशेषता नहीं प्रदान की है। यहाँ पे अनेकों धर्म है और सब धर्मों को एक बराबर देखा जाता है। जातियों और शक्तियों का विभाजन तथा सार्वभौम वैश्य मताधिकार है। एवं एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब कि केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग नहीं है। आप भारत के नागरिक हो तो कहीं भी किसी राज्य में जाकर बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन देखें और आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन एडवर्ड। तो इसके जो सही होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो फ्रेंड्स जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध से रिलेटेड है और दूध से रिलेटेड है और इसके वर्गीज कुरियन है जनक। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और 3 स्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति है 3 स्तरीय है। और एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहक के कार्य करते हैं। आइए फ्रेंड इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, तो इसमें देखिए हम इसको ऐड कर लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, वो किसी कक्षा में नहीं होता है, इधर उधर घूमता टहलता रहता है। इसीलिए उसको मुक्त मतलब पूरा छुटकारा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको। फ्रेंड्स देखिए मैं इसका कलर भी चेंज कर दिया हूँ जिसको आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग आराम से देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 ईस्वी में।
तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है शुजाउद्दौला, ऑप्शन है अस्फाउद्दौला, राजा चेतन सिंह, राजा महिब नारायण सिंह। फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शन सही होगा, राजा चेतन सिंह ने किया था अंग्रेजों का विरोध। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बनारस विद्रोह का जो राजा था वो राजा चेतन सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह के तत्कालीन गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था, और वारेन हेस्टिंग को उन्होंने हरा दिया था राजा चेतन सिंह ने, और वारेन हेस्टिंग को अंततः भागकर अपनी जान बचानी पड़ी और जाकर चुनार के किले में उसने अपने सैनिकों के साथ छुप गया। तो इस तरह आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हैदराबाद का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है चिनकिलीज खां, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां और अली मोहम्मद रुहेला। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए चिंकलीज खां। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि चिंकलीज खान का दूसरा एक अन्य नाम है जो निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है, निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है चिंकलीज खां को। तो फ्रेंड्स आप लोग घबराइएगा मत, चिनकिलीज खां का ही नाम है निज़ाम उल मुल्क। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हैदराबाद का संस्थापक चिंकलीज खां था और अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली था और रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद रुहेला था। देखिए हम लोग संस्थापक जाने, बंगाल का भी जाने, रुहेलखंड का भी जाने, हैदराबाद का जाने। आइए हम लोग बंगाल का भी जाने, मुर्शिद कुली। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बंगाल का, ये बंगाल वाला पूछता है बंगाल का संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था बंगाल का संस्थापक। फ्रेंड्स एक बार और बता देता हूँ, जो चिनकिलीज खां का और अलग नाम है निज़ाम उल मुल्क भी इसका नाम है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपोस्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये भी मस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि घास का मैदान अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, रेलवे में, ग्रुप डी में, फिर जीडी में, दरोगा में पूछता रहता है। तो ऑप्शन है कंपोस्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है अर्जेंटीना, कनाडा, यूक्रेन, रूस, ब्राज़ील। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में कंपोस्ट घास का मैदान पाया जाता है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पंपास घास का मैदान है ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पंपास घास पाया जाता है, कनाडा में प्रेरी घास पाया जाता है, यूक्रेन और रूस में स्टेपीज घास पाया जाता है और ब्राज़ील में कंपोस्ट घास पाया जाता है। आइए हम लोग फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कोई त्रुटि हो तो। क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी इस क्वेश्चन से हम लोग सारे दर्रे जो हैं मोस्ट वाले उसको सब याद कर जाएंगे। ऑप्शन एक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं, इसके और सारे जितने दर्रे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। लद्दाख में जितने दर्रे हैं सब उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो लद्दाख में दर्रा जो है खारदुंगला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, चांगला दर्रा है लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के दर्रा है पीर पंजाल है, बनिहाल है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल। हिमाचल प्रदेश में है शिव किला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, दीफू दर्रा है। महाराष्ट्र के दर्रे हैं थालघाट दर्रा है और भोरघाट दर्रा है। केरल के दर्रे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, केरल के दर्रे पालघाट दर्रा है। तो इसी तरह देखिए इतने सारे दर्रे हम लोग इसी क्वेश्चन में जान गए। फ्रेंड्स अगर हम लोग अगर बनाना चाहते तो अलग से भी इसका वीडियो एक बना देंगे लास्ट में, और उसको ट्रिक से बनाएंगे, अब याद करने बहुत अच्छा होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के बारे में। जो फैक्ट इसके हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने लिया है। जनगणना 2011 के बारे में, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन पूछ देता है। तो भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में। उस टाइम का जो वायसराय था लॉर्ड मेयो था,
उसके कार्यकाल में शुरू हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। मतलब जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ गया था, स्वतंत्र हो गया था, तो जनगणना 1951 में हुआ था और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 में हो गया था। पहले जो क्या होता था फ्रेंड्स, प्लेग, हैजा बीमारियां बहुत आती रहती थी। प्लेग जो होते थे कीड़े मकोड़े, जो चूहे होते हैं उनसे, जो जूं टाइप के होते हैं, आदमी जब अपने घर में सोए रहते थे तो उनके ऊपर गिर जाते थे नाइट में और उन्हीं की वजह से प्लेग हो जाता था, हैजा भी हो जाता था, टाइफाइड, इन बहुत गांव का गांव साफ होता अच्छा था। तो इसलिए वहाँ पे उस टाइम महामारी आई थी। आइए फ्रेंड्स और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है 246 है। पूछ देगा कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप जानते रहेंगे तो इसको बता देंगे। अनुच्छेद 246 है। जनगणना जो विषय है 7वीं अनुसूची में है और ये संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है और ये 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है। जनगणना मतलब प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। इस बार तो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जो जनगणना अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। पूछ देगा कि जनगणना का अध्ययन क्या कर डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना जो क्रम था ये 15वीं क्रम था इस बार 2011 की जनगणना जो था। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछेगा तो 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 2011 का 7वीं जनगणना थी और इस बार जो जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी बढ़िया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो फ्रेंड्स हम लोग जो 2011 की जनगणना था उसके बारे में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमने ये लास्ट में जो टॉपिक लेते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट को टॉपिक रहता है, इसको मत देखिएगा। अब देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने लिया है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। उपकरण पूछ देता है, ज़्यादातर ग्रुप डी रेलवे में पूछता रहता है ये क्वेश्चन। तो बैरोमीटर से क्या दे देगा कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप जानते रहेंगे तो बताएंगे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए मापते जाते हैं। जो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर जो आले टाइप कर लिए रहते हैं, जो कान में लगे रहते हैं और दिल के धड़कन पे वो लगाते हैं तो उसी से वो आवाज़ सुनते हैं, स्टेथोस्कोप उसको बोला जाता है। और कार्डियोग्राफ हृदय की गति की जांच की जाती है कार्डियोग्राफ से। और हाइड्रोमीटर से द्रव्य की आर्द्रता घनत्व मापी जाती है, द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइग्रोमीटर से होता है द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ये लैक्टोमीटर जो वाला हमेशा आता रहता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा इसको। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, फैदोमीटर से। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर से। और हाइग्रोमीटर, देखिए वहाँ पे हाइड्रोमीटर है और यहाँ पे हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से द्रव्य की सापेक्ष घनत्व मापी जाती है, अपेक्षित घनत्व मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। जो सिस्मोग्राफ है उससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और अमीटर से विद्युत की माप की जाती है। अमीटर जो होता है विद्युत धारा की माप की जाती है। आडोमीटर से हम पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। और एक अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई की माप की जाती है। ध्वनि का माप डेसिबल से किया जाता है। पारसेक से हम दूरी मापते हैं, सबसे बड़ी दूरी की होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग के लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन ढूंढने में बहुत समय लग जाता है हमको फ्रेंड्स। तो इस तरह हम लोग इतने सारे क्वेश्चन जाने। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।